हेलो स्टूडेंट्स, रविंद्राज IAS 24x7 की क्लास में मैं प्रमोद शर्मा आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और बच्चों, सभी लोग अच्छे हैं आप लोग? आज कुछ हम लोग पढ़ते हैं, समय आ गया है कि कुछ पढ़ा जाए। पेपर आपके सामने है। जैसा कि मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन। As a Pramod Sharma, Faculty of Geography, Ecology and Environment. Today I am in front of you. और मैं लगभग 15 सालों से दिल्ली में ज्योग्राफी GS ऑप्शनल टेस्ट सीरीज की क्लास ले रहा हूँ और मेरी बहुत सारी बुक्स भी आती हैं। मेरी इस समय हिंदी इंग्लिश बोथ मीडियम 12 बुक्स आर ऑलरेडी पब्लिश्ड, 12 बुक पब्लिश्ड हैं और 2-3 अंडर पाइपलाइन में। तो यूं कह सकते हैं टीचिंग और राइटिंग इट्स माय पैशन, एंड एज ए टीचर टुडे आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। आज आप लोगों के सामने हूं और कुछ चर्चा करते हैं, कुछ बातें करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को 2020 यानी कि 2020 के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जो बच्चे 2020 में अपीयर होना चाहते हैं, हो रहे हैं और भविष्य में अपीयर होंगे, यानी 21-22 जो भी है, सभी के लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने सपनों को और अपने फैमिली के सपनों को जल्दी से जल्दी मूर्त रूप देंगे और जीवन में एक नया अध्याय शुरू करेंगे। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आइए कुछ शुरू किया जाए। आज आप लोगों के सामने आते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। रविंद्र सर ने कई दिनों से मुझसे कहा, रविंद्र सर ने कहा कि सर आइए कुछ बच्चों से बात की जाए, और इस क्रम में आज सामने आके बहुत अच्छा लग रहा है। अब बात यह है क्या की जाए, कौन सी बात की जाए आप लोगों से। तो ऑब्वियस सी बात है, छात्र और टीचर के बीच में एक ही बात होती है कि निरंतर ज्ञान की धारा बहती रहे। इस ज्ञान की धारा में बहने के क्रम में दोनों लाभान्वित होते हैं, आप भी और मैं भी। आइए आज इस धारा में बहा जाए। और इस क्रम में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करना चाहता हूं, जहां पर आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी और उससे भी खास बात, बच्चों में यहाँ पर कई बार कॉम्प्लिकेशंस भी देखी जाती हैं, वो कॉम्प्लिकेशंस भी दूर होंगी, है ना। आइए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं शुरू करता हूं, विंड सिस्टम। विंड सिस्टम यानी कि पवन तंत्र एक बड़ी खास बात है। इस पृथ्वी पर निरंतर किसी ना किसी क्षेत्र में, किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई पवन चलती रहती है। विंड्स कंटिन्यूअस ब्लोज ऑल ओवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एवरी ईयर, एवरी टाइम, किसी ना किसी रूप में चलती रहती हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। आप लोग इससे अनुमान लगा सकते हैं, एक टेक्निकल शब्द शायद आप लोगों ने सुना होगा कि विंड्स आर सिंपली नोन एज जायंट हीट इंजन। पवनों को विशाल उष्मा इंजन भी कहा जाता है। ये बात समझ रहे हैं? इस पर कभी हम लोग बहुत डिटेल चर्चा करेंगे अपनी क्लास में, बट यहां पर इंजन की बस मीनिंग समझिए। व्हाट द रोल ऑफ इंजन? इट्स ए वेरी सिंपल रोल कि किसी भी चीज को खींच के यहां से वहां पर ले जाना, ठीक है। तो यदि स्थानांतरण में इसकी भूमिका है, तो ऐसी जब यहां पे कह रहे हो जायंट हीट इंजन, तो यानी कि उष्मा का एक विशाल इंजन जो उष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान को शिफ्ट करती। शायद आप लोग जानते हो, विश्व का लगभग जो 75% अतिरिक्त उष्मा है, that shifted by winds from one place to another place. It's a very interesting thing. इसीलिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग शब्द यूज होता है। यहां उस शब्द को मैं ज्यादा टेक्निकली यूज नहीं करूंगा,
यहां पर वर्ड सिंपल आप लोगों ने सुना होगा, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, वायुमंडलीय परिसंचरण। वायुमंडलीय परिसंचरण का मतलब सिंपल ये होता है कि वायु का एक निश्चित मार्ग में निरंतर गति करना, मोशन इन सर्कल। सर्कुलेशन का मतलब मोशन इन सर्कल, यानी कि वायु एक निश्चित सर्कल में निरंतर गति करती रहती है, निरंतर गति करती रहती है, और उस गति का ही परिणाम है हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस शिफ्ट होती रहती है। परिसंचरण शब्द जरूर आप लोगों ने सुना होगा किसी और सेंस में, जैसे मैं जहां तक समझ रहा हूं, आप सही समझ रहे हैं जहां पर सोच पा रहे हैं, और वो क्या है, ब्लड सर्कुलेशन, यानी रक्त परिसंचरण। इस शब्द से मैं समझता हूं ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स आर फैमिलियर। और वहां पर जरा सोचो ये शब्द कितना महत्वपूर्ण है। इससे इमेजिन कर सकते हो कि रक्त परिसंचरण यदि बॉडी में थोड़ा भी रुक जाए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए रुक जाए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी बहुत बड़ा है बेटा, माइक्रो सेकंड के लिए भी रुक जाए, तो बॉडी में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और जान भी जा सकती है। पता आप लोगों को, बॉडी में ये जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, यह ऑक्सीजन को, विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान को शिफ्ट करता रहता है। अब जरा यही बात अप्लाई करो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में, मतलब पौने हीट को, किसी अन्य बहुत सारी चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान शिफ्ट करती रहती है। फिर जैसे ब्लड सर्कुलेशन का आपकी बॉडी में महत्व है, उसी प्रकार का यहां पर भी महत्व है ना। कभी कभी आप लोग ऑब्जर्व करेंगे, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में यदि आप रहते हो, पेड़ के नीचे बैठे हुए हो और कोई भी आर्टिफिशियल चीज आपके पास नहीं है, जैसे पंखा, एसी, कूलर, इस टाइप का नहीं, और हवा ना चले, तो आप ही कहते हो अरे यार बड़ी गर्मी लग रही, हवा नहीं चल रही है। ठीक है, तो उसी से एक संबंधित हमारी आज टॉपिक है, वो है विंड सर्कुलेशन, या फिर इसे सिंपल हम लोग कहते हैं विंड सिस्टम। जब विंड सिस्टम की बात होती है तो सबसे पहले हम यही समझें कि ये विंड क्या है भाई, बाकी तो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। व्हाट इज विंड, पवने क्या है, व्हाट इज विंड। तो बहुत सिंपल भाषा में कह सकते हो, वायु का मंद एवं क्षैतिज, वायु का मंद एवं क्षैतिज गति ही पवन है। पृथ्वी के सतह पर वायु मंद गति से धीरे धीरे क्षैतिज रूप से चलती है। ध्यान रखना, वायु चूंकि सर्कुलेशन है, तो आप बड़ी खास बात देखेंगे, देखो ये पृथ्वी की सतह है, यदि ऐसे क्षैतिज चल रही है तो ये क्या होगी, विंड, दिस इज पवन, विंड्स। बट इफ विंड्स मूविंग अपवर्ड, ऊपर की ओर जा रही है, यानी कि वायु यदि ऊपर की ओर चलने लगे, तो आप लोग शायद जानते होंगे तुरंत नेचर बदलने की वजह से नाम बदल जाएगा, और उसे ही कहते हैं कॉन्वेक्शनल करंट। कॉन्वेक्शनल करंट, या कह सकते हो संवहनी धारा। तो वायु की क्षैतिज गति पवन है, लंबवत गति संवहनी धारा, कॉन्वेक्शनल करंट। तो वहीं पर ऊपर की ओर वायु की, अब देखो फिर क्षैतिज गति हो रही, परंतु ऊपर की ओर, तो यही है जेट स्ट्रीम। ये शब्द आप लोगों ने शायद सुने हुए होंगे कभी। जेट स्ट्रीम क्या है, वायुमंडल के अपर पार्ट में, यानी कि ट्रोपोस्फियर के अपर पार्ट में जब वायु क्षैतिज चलती है तो उसे ही कहते हैं जेट स्ट्रीम। और फिर आगे जाके फिर कहीं ना कहीं वायु सटल डाउन करेगी, नीचे की ओर बैठती है, तो फिर वो हो जाती है संवहनी धारा। तो हम इस समय बात कर रहे हैं पवन की, यानी कि वायु की क्षैतिज एवं मंद गति पवन कहलाती, यानी पृथ्वी के सतह पर। क्लियर, ये बात क्लियर हो गई। अब आप कैसे कहेंगे कि सर ये वायु है, ये पवन है, ये हमें कैसे पता चलेगा कि आज पवन चल रही है।
आप लोग बेटा जाने अनजाने में आए दिन बोलते रहते हो कि कहीं पार्क में गए, कहीं घूम रहे हो खुले में, अचानक जब हवा सी चलती महसूस होती है तो आप ही बोलते अरे यार आज तो बड़ी अच्छी हवा चली भाई, बड़ा मज़ा आ रहा है। बट वो पवन कैसे है, थोड़ा सा एक बात यहाँ पर और बता दूँ। कई बार हवा और पवन को लोग एक समझ लेते हैं या बहुत ज़्यादा डिफरेंस करने की कोशिश भी करते हैं। यहाँ पर एक नहीं समझना चाहिए। इस कमरे में हवा हो सकती है, वायु हो सकती है, परंतु वायु में यदि गति हो जाए तो पवन हो जाएगी। जो इस कमरे में नहीं हो सकती है, इसका मतलब इस कमरे में पवन नहीं है, परंतु आप बाहर जाएंगे, ये वायु चलने लगेगी तो वो हो जाएगी पवन। यानी कि वायु की गतिशील अवस्था पवन कहलाती। हम लोग इस समय पवन के रूप में कह रहे, परंतु आम लोग कई बार इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, तो सिंपल बोल देते हैं, कह रहे भाई हवा चल रही है, बड़ी अच्छी हवा चल रही है, पर देखो चल रही है, और चल रही है तो वही होती है पवन, जिसे टेक्निकली कहते हैं हॉरिजॉन्टल एंड स्लो मूवमेंट ऑफ एयर इज विंड। चलिए भाई, इसके बाद यहाँ पे और भी आगे हम लोग देखते हैं। ये जो पवनें होती हैं, ये जो चलती हैं, इनका हमारी लाइफ में विभिन्न प्रकार से महत्व है, डिफरेंट तरह से महत्व है। कितना महत्व इन सभी पवनों का है कि आप बॉलीवुड के जब गाने सुनोगे, खासकर पुराने समय के, हालांकि आधुनिक समय में भी वो दिखता है, तो बहुत सारे गानों में पवन या हवा शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी कि थीम वर्ड। आप लोगों से मैं ये कहूं कि बच्चों ऐसे 5 गाने बताओ जिसमें थीम वर्ड पवन हो, तो कितने लोग रिकॉल कर सकते हैं? इमीडिएट रिकॉल करिए जल्दी से। आप लोगों ने गाना सुना होगा, चले जैसे हवाएं सनन सनन, जैसे उड़े परिंदे गगन गगन, सुना? या सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनवा नाचे मोर, सुना? या मैं एक गाना और बोलूं, या मैं आपसे सीधे प्रश्न ही पूछ लूं कि बच्चों ये बताओ इंडिया में कौन सी पवन चलती है, गाने से जरा व्याख्या करिए। तो हालांकि ये पुराना गाना है, आप जैसे यंग बॉयज गर्ल्स नहीं सुने होंगे, बट मैं बोल देता हूं, शायद सुना होगा, और नहीं सुना होगा वैसे तो बच्चों यदि विंड सिस्टम की जब हम बात करते हैं, फ्रंट विंड, या स्थायी पवनें, ये बड़ी खास बात है। इसके साथ अगेन दूसरी है पेरियोडिक विंड्स, या सामयिक पवनें। और तीसरा एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज लोकल विंड्स, या फिर आप कह सकते हैं स्थानीय पवनें। स्थानीय पवनें, it means simply you can say on the basis of nature winds may be divided, or wind system may be divided in 3 parts. The first part is prevailing or planetary or permanent wind, second is periodic and third is local। यानी विशेषताओं के आधार पर 3 प्रकार की पवनें होती हैं। पहली प्रचलित पवनें, दूसरी सामयिक पवनें, और तीसरी
स्थानीय पौने। अब मैं जो सोच रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ आप लोगों के दिमाग में एक प्रश्न चल रहा है कि सर हम तो कुछ और सुने थे, आप पता नहीं क्या क्या सुना रहे हैं। हम तो सुने थे पूर्वा, पछुआ, है ना, लू, कुछ इस टाइप में जरूर आप लोगों ने इंडिया के संदर्भ में फील किया होगा, सुना होगा। और यहाँ पर वो शब्द तो कहीं अभी प्रयोग हुए ही नहीं होंगे। होल्ड योर हॉर्स, थोड़ा आराम से अभी बातें होंगी, थोड़ा मुझे डिफाइन करने दो। सबसे पहले तो बच्चों ये देखें प्रिवेलिंग विंड्स। व्हाट द मीन प्रिवेलिंग, प्रचलित, क्या मतलब होता है? हिंदी इंग्लिश दोनों वर्ड बड़े ही क्लियर हैं। प्रिवेलिंग मीन्स सिंपली यू कैन से दोज थिंग विच इज कंटिन्यू फ्रॉम द एंशियंट टाइम एंड इट विल कंटिन्यू इन फ्यूचर। ये ध्यान रखना, प्रचलित का मतलब सिंपल ये होता है कि कोई चीज पहले से थी, है और रहेगी, इसीलिए वर्ड बोला जाता है। हम लोग बोलते भी हैं, अरे भैया ये सब चीजें जो है ना हमारे यहाँ बहुत पहले से प्रचलन में, ऐसा हमारे यहाँ बहुत पहले से होता है, हमारे यहाँ तो चलन में है भाई साहब ये। तो यानी कि ऐसी पौने जो पूरे ग्रह पर जब से पृथ्वी उत्पन्न हुई और जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक चलती रहेंगी, है ना, पता है कि नहीं, कंटिन्यूअस रहेंगी, हमेशा रहेंगी, कभी ये खत्म नहीं होंगी। सो स्कॉलर नेम्ड एज ए प्रिवेलिंग विंड और प्रचलित पौने। चूंकि ये पूरे ग्रह पर चलती हैं, पृथ्वी ग्रह पर चलती हैं, इसलिए कहलाती हैं ग्रहीय पौने। और इनकी अपनी एक निश्चित दिशा होती है, एक निश्चित मार्ग होता है जहां पर कंटिन्यूअस चलती रहती हैं, इसीलिए परमानेंट या स्थायी पौने बोला जाता है। बात समझ में आ गई? ये नाम जो हैं इनके व्याख्या आप लोग याद रखिएगा माइंड में, तभी ये वर्ड आप समझ पाएंगे। मैं देखता हूं कई बार बच्चे इन तीनों शब्दों को क्लियरली नहीं समझ पाते तो उलझे रहते हैं। तो यहां बेटा उलझने की जरूरत नहीं, जब तक प्रमोद शर्मा है डोंट बी पैनिक, कोई भी चीज उलझने की जरूरत नहीं। निश्चित ही शब्दों से जब आप खेलेंगे, टेक्निकल वर्ड्स को समझेंगे तो इससे भूगोल बहुत आसान हो जाता है। चलिए यहां पर देख दिया जाए पेरियोडिक विंड्स। पेरियोडिक विंड्स आर दोज विंड विच चेंज देयर डायरेक्शन चेंजिंग विद द टाइम। पेरियोडिक विंड्स आर दोज विंड विच चेंज देयर डायरेक्शन चेंजिंग विद द टाइम। यहां पे क्या देख रहे हो इस वाली में, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, इन ए सर्टन पाथ, इन ए सर्टन डायरेक्शन, कंटिन्यूअस ब्लोइंग, बट दिस विंड चेंजिंग विद द टाइम चेंज देयर डायरेक्शन। यानी कि आज ऐसे चल रही हैं, सपोज ऐसे चल रही हैं, कल को कहेंगे ना भाई ऐसे चला जाए। होता है क्या ऐसा? बिल्कुल, जैसे मॉनसून सुना होगा आप लोगों ने, मॉनसून हर 6 महीने बाद अपनी दिशा बदल देता है, यानी कि 6 महीने स्थल से सागर की ओर चलता है एंड नेक्स्ट 6 मंथ फ्रॉम सी टू लैंड। सो नो, इट्स ए ग्रुप ऑफ पेरियोडिक विंड। एंड देन आफ्टर लोकल विंड्स। लोकल वर्ड तो समझिए, आजकल जमाना भी हमारे पीएम ने कहा है कि भाई लोकल को वोकल बनाइए, तो हो सकता है आपके प्रीलिम्स में इंडिया के कुछ लोकल विंड्स पूछ ली जाए, तो हमें ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, सिंपल लोकल वर्ड का मतलब होता है इन अ वेरी लिमिटेड एरिया। लोकल का मतलब क्या है? इन अ वेरी लिमिटेड एरिया। तो यानी कि ये कह सकते हो कि लोकल विंड्स आर दोज विंड विच हैज वेरी लिमिटेड इफेक्ट इन अ वेरी लिमिटेड एरिया। यानी ऐसी पौने जिनका इफेक्ट बहुत ही सीमित होता है, सीमित समय के लिए चलती हैं और थोड़े से एरिया में वो अपना प्रभाव डालती हैं, जैसे लू। सुना होगा आप लोगों ने, महसूस किया होगा। मैं समझता हूं जितने भी बच्चे आज लाइव हैं, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो कहे कि सर आई डोंट नो अबाउट लू और मैंने कभी महसूस नहीं किया। ऐसा हो ही नहीं सकता। उत्तर भारत का कोई भी लड़का हो, फ्रॉम पंजाब टू पटना, मोर लेस एवरी स्टूडेंट्स हैव फील द इफेक्ट ऑफ द लू। पता आप लोग जरूर, यानी कि लू के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो सिंपल कह सकते हैं कि लू विशेष रूप से अप्रैल और मई के महीने में चलती हैं गंगा के मैदानी भागों में, और
मिड ऑफ जून तक प्रभावी रहती हैं और जिस दिन जून के महीने में तेज बारिश हो जाती है, खत्म फिर लू महाराज अगले 8-10 महीने तक, या कह सकते हो 11 महीने तक दिखाई नहीं देंगे, है ना। ये तभी दिखाई देंगे जब ड्राई सीजन होगा अगली साल, यानी कि अगेन इन अप्रैल एंड मई। और ये भी खास बात, यदि अप्रैल के महीनों में रुक रुक के समय समय पर बारिश होती रहे तो हो सकता है ना दिखे। जैसे इसी बार इस कोरोना काल में प्रकृति ने भी अपने को रिपेयर करने का खूब प्रयास किया है, आप लोगों ने महसूस किया होगा। समय समय पर खूब बारिश इस बार होती रही है और इसी वजह से आप लोग देखोगे एवरेज गर्मी इस बार तुलनात्मक रूप से कम है, तो इसलिए लू का इफेक्ट भी आज कम दिख रहा है। और इंटरेस्टिंग बात उससे ये है कि आज यानी कि 27 जून को, बल्कि दिल्ली में लू का इफेक्ट, अभी मैं जब घर से चला क्लास लेने के लिए आप लोगों की, तो मैं निकला हूं तो पता चला, देख रहा हूं कुछ लू का इफेक्ट हो रहा है। एक सर भी साथ थे तो कह रहे सर आज तो लगता है लू चल रहा है। मैंने कहा हाँ सर, यही देखिए कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है कि जब लू खत्म हो जाता है तब तो आज लू चल रहा है, और जब लू चलने का टाइम था तो लू नहीं चला, है ना। तो खैर, इससे चेंजिंग इन द नेचर, और यदि दूसरे तरह से कहा जाए तो यही तो हो सकता है क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट। तो यहाँ पर सिंपल इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि स्थानीय पौने, सामयिक पौने और आपकी ये वाली पौने। अब जरा यहाँ पे हम लोग ये देखें कि किसी एक पवन का हम लोग चलो जरा डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। समय का अभाव है, परंतु पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से ये पूछा जाता है, प्राय आती है ना। और ये बेसिक है, इसके बिना आगे एडवांस समझ में नहीं आता बेटा। तो चलिए आज जरा हम लोग देखते हैं अपनी कौन सी प्रचलित पौनों को, कि ये प्रचलित पौने हैं क्या, जरा भाई चर्चा कर ली जाए। यदि प्रचलित पौनों को देखा जाए, मैंने अभी इनकी परिभाषा आप लोगों को बताया था कि इट्स ए सर्टन काइंड ऑफ विंड विच ब्लोज इन ए सर्टन डायरेक्शन। एक विशेष तरह की पौने जो निश्चित दिशा में निरंतर चलती रहती हैं, है ना। तो यदि निश्चित दिशा में चल रही हैं तो उसी निश्चित दिशा के नाम पर फिर इनका नाम हो जाता है, और उसी में आप लोगों ने सुना होगा ईस्टर्लीज, पूर्वा, देन आफ्टर वेस्टर्लीज, पछुआ, एंड देन आफ्टर पोलर विंड्स। यानी कि ध्रुवीय पौने। These are some winds which are part of prevailing winds। यानी कि प्रचलित पवनों की दिशा के आधार पर 3 भागों में कैटेगराइजेशन किया जा सकता है। द फर्स्ट इज ईस्टर्लीज या पूर्वा, दूसरा वेस्टर्लीज या पछुआ, या तीसरी ध्रुवी पौने। इन्हीं को समझने की जरूरत है, यहीं से प्रश्न प्राय आते हैं। क्लियर। चलिए भाई, यदि इसके बाद कारवां हम आगे बढ़ाएं तो यहां पर ये कुछ चीजें देखिए। यदि ग्लोब पर पौनों की बात की जाए तो ग्लोब पर ये देखो कुछ पौने यहां पर दिखाई दे रही हैं, है ना। इन्हीं को यदि हम कुछ समझने की कोशिश करें तो बड़ी ही आसानी से समझ सकते हैं। थोड़ा सा देखते हैं भाई। यहां पर यदि बात की जाए, ये देखो एक डायग्राम बनाओ सबसे पहले। ये देखिए,
सपोज ये हमारा ग्लोब है। एक बात ध्यान रखना, पौने चलती क्यों है, पौने चलती क्यों, यानी कि मैं सबसे पहले उत्पत्ति बता देना चाहता हूँ। तो जब उत्पत्ति की बात होती है तो बेटा हमेशा आप लोग ध्यान रखना, इस प्रकृति में हमेशा संतुलन है, और इस संतुलन बनाए रखने के क्रम में जहां पर वायु ज़्यादा होती है, इसका मतलब हाई प्रेशर होता है, वहां से वायु लो प्रेशर यानी जहां पर वायु कम होती है प्रकृति उसे शिफ्ट करती रहती है। इसीलिए आप लोगों ने एक नियम सुना होगा कि विंड ऑलवेज ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। पौने हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। उच्च वायुदाब का मतलब इन दोज एरिया वेयर एयर क्वांटिटी इज कंपेरेटिवली हायर, यानी ऐसे एरिया जहां पर वायु बहुत ज़्यादा है, एंड लो प्रेशर ऐसा एरिया जहां पर वायु तुलनात्मक कम है। कल्पना करिए जहां ज़्यादा ही ज़्यादा बना रहे तो भी समस्या, और जहां कम ही कम बना रहे तो भी समस्या। इसी को यदि आप लोग समझने की कोशिश करें तो एक बड़ी सिंपल वे में आप लोग समझेंगे कि पृथ्वी के ऊपर कुछ दाब की पेटियां बनती हैं। जैसे ये देखिए, इस डायग्राम को संभव हो तो जरा बनाने का प्रयास भी करिए, और इसे ही आप लोग बहुत ही सिंपल भाषा में कहते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। याद रहेगा। देन आफ्टर फटाफट बनाने की कोशिश करिए भाई मेरे साथ। चीजें कोई भी समझ में तब आती हैं जब उस पर कंसंट्रेट किया जाए। यह जो बेल्ट है यह प्रेशर बेल्ट कहलाती है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट यानी कि उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी। उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी याद रहेगा। चलिए देन आफ्टर ये हो गई सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट याद रहेगा। देन आफ्टर ये क्या है भाई, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। पोलर हाई प्रेशर बेल्ट समझ में आ रही बात। इक्वेटर इज ए दिस रीजन वेयर लो प्रेशर इज फाउंड, दैट सिंपली नोन एज इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, एंड बोथ साइड ऑफ दिस इन बोथ हेमिस्फीयर देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ सबट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ये देखो, और आपने ये पढ़ा कि विंड ऑलवेज ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी कि आप ये कह सकते हैं इस उच्च वायुदाब के क्षेत्र से पौने इधर चलती होंगी, या इस उच्च वायुदाब के क्षेत्र से पौने इधर चलती होंगी, या फिर इस उच्च वायुदाब के क्षेत्र से पौने इधर चलती होंगी। तो यही बेल्ट बनती हैं, और इन्हीं में एक निश्चित मार्ग में एक निश्चित दिशा में ये पौने चलती है। क्लियर। और उन्हीं को हम लोग कहते हैं प्रचलित पौने। क्लियर। चलिए भाई कारवां आगे बढ़ाया जाए। यहां तक सबको समझ में आ गया? एनी डाउट? कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो ये हुई पौने। अब जरा देखो कहां कहां स्टर्लीज चलती हैं। ये देखो, दिस इज अ रीजन ऑफ स्टर्लीज।
या ट्रेड विंड ये है वेस्टर्लीज और ये है पोलर। और ये जो प्रेशर बेल्ट बनती है ये 0 डिग्री है, 0 से 5 डिग्री उत्तर नॉर्थ में और 0 से 5 डिग्री दक्षिण साउथ में, एंड देन आफ्टर 30 to 35 डिग्री नॉर्थ एंड 30 to 35 डिग्री साउथ, देन 60 to 60 डिग्री 65 डिग्री नॉर्थ एंड 60 to 65 डिग्री साउथ। ये देखो, यानी कि ये जो प्रेशर बेल्ट है सबसे पहले कह सकते हैं इक्वेटोरियल प्रेशर बेल्ट एक्सटेंडेड बिटवीन 0 to 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ इन बोथ हेमिस्फीयर। देन आफ्टर यहाँ पे हम लोग देखते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट क्या कह सकते हैं 30 से 35 अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में, एंड सब
समझे? अब आप ये मत कहिएगा कि सर हमारे यहाँ तो ना खासकर जैसे यूपी, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड वगैरह उड़ीसा के क्षेत्र के लोग हों, तो सर हमारे यहाँ तो लोग कहते हैं ना कि पूर्वा पौने आती है तो बारिश लाती है। बिल्कुल लाती है, बारिश का मतलब आर्द्रता वाली, पर मैं कह रहा हूँ कि ये ड्राई और वार्म विंड है। तो इस बात को समझो कैसे। Sterlies are dry and warm winds because it blowing from subtropical high pressure belt toward equator। ये सब ट्रॉपिकल रीजन से चल रही हैं। सब ट्रॉपिकल रीजन जो है बेटा, आप लोग जब कभी प्रेशर बेल्ट में पढ़ोगे तो एक बात समझ में आएगी कि यह रीजन मरुस्थल का क्षेत्र है, तो नमी तो मिलेगी नहीं स्थल पर। दूसरी बात, ये पौने यहाँ से ऊपर की ओर जा रही हैं तो ठंडी होकर बारिश यहीं पे कर दी, तो यहाँ पे ये जाके ऐसे जब बैठ रही हैं तो इनके पास नमी वमी नहीं है, माल मसाला नहीं है, तो भाई बारिश कहाँ से करेंगे? इट मीन सिंपली यू कैन से सबट्रॉपिकल हाई प्रेशर रीजन इज ए रीजन ऑफ ड्राई डेजर्ट्स। सो जब वहाँ से चलेंगी स्थल पर कहीं नमी मिलेगी नहीं, तो ये ड्राई होंगी। बट जब भी ये किसी जलीय क्षेत्र से गुजरती हैं तो बड़ी मात्रा में नमी को खींच लेती है। बट वेन एवर इट ब्लोज ओवर वास्ट एरिया ऑफ सी सरफेस इट पिक अप ह्यूज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। बड़ी मात्रा में नमी को खींच लेती हैं और नमी को खींच के फिर जब आगे बढ़ती हैं तो महाद्वीप के पूर्वी भाग में ये खूब वर्षा करती हैं। याद रहेगा, महाद्वीप के पूर्वी भाग में, ध्यान रखना। जरा सोचिए, बंगाल की खाड़ी से हवा चली, पूर्वा हमेशा बंगाल की खाड़ी से आती है बच्चों, ध्यान रखना। बंगाल की खाड़ी से जब ये चली तो नमी लेंगी और पता चला कि फिर बारिश करेंगे। याद रहेगा ये बात? तो एक बात ध्यान रखना कि दे आर ड्राई एंड warm wind, but whenever blows over vast area of sea surface they pick up huge amount of moisture and started rainfall east part of the continent। महाद्वीप के पूर्वी भाग में मूसलाधार वर्षा करती हैं, टोरेंशियल रेनफॉल। आपके यहाँ बारिश होती है, देखना, हैवी रेनफॉल होती है, टोरेंशियल, यानी कि कुछ ही देर में ये पानी वो पानी, एवरीवेयर पानी, है ना? देखते होगे अपने यहाँ कई बार 1 घंटा बारिश हो जाती है, एकदम भर जाता है सब कुछ, तेज बारिश होती है। परंतु एक और खास बात, बट वेन एवर इट एंटर इनर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट दे बिकम ड्राई टू ड्रायर। जैसे जैसे महाद्वीप के आंतरिक भाग में जाती रहती हैं ये शुष्क होती जाती हैं, ये बात भी ध्यान रखना। और यही कारण है कि इसके मार्ग में महाद्वीप के पश्चिमी भाग में शुष्क मरुस्थल पाए जाते हैं। बड़ी खास बात है दुनिया में। इस पर आपके मेंस में क्वेश्चन भी आया है, या किसी भी अच्छी बुक में पढ़ोगे बहुत ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन मिलेगा। कभी जीसी लॉन्ग वगैरह पढ़ो या कोई और अच्छी बुक पढ़ो, उसमें एनसीईआरटी में भी एक्सप्लेनेशन है कि पूर्वा पवनों के मार्ग में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में गर्म और शुष्क मरुस्थल मिलते हैं। क्यों? क्योंकि पूर्वा पवने महाद्वीप के पूर्वी भाग में खूब बारिश कर देती हैं और पश्चिम में जाती हैं तो माल मसाला इनका खत्म और फिर एरिया ड्राई। जैसे मान लो, सिंपल डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करो कि ये कोई सी सरफेस है और यहां से पूर्वा पवने चल रही हैं, तो यहां तो खूब बारिश करेंगी इस एरिया में, पर यहां जैसे जैसे जाएंगी ड्राई होती जाएंगी और इस एरिया तक आते आते एकदम बारिश खत्म। तो मरुस्थल मिलेंगे, जैसे देखो सहारा मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में गिब्सन, सिम्पसन, तानामी, है ना, ग्रेट सैंडी, विक्टोरिया, दीज आर वास्ट एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट्स। सिमिलरली इन सदर्न साइड ऑफ अफ्रीका आप देखोगे नामीब डेजर्ट्स या फिर कालाहारी डेजर्ट, या फिर नॉर्थ अमेरिका में जाओगे मोजावे, या फिर साउथ अमेरिका में जाओगे तो फिर अटाकामा। अब बच्चों
आपके माइंड में फिर एक प्रश्न आ गया। मैं यहीं से भाप रहा हूं कि बच्चों के मन में एक प्रश्न आ रहा है कि सर हम तो ये सुने हुए हैं कि ठंडी जलधाराओं की वजह से मरुस्थल बनते हैं। आप कहेंगे कि हमने तो सर ये सुना है ठंडी जलधाराओं की वजह से मरुस्थल बनते हैं। एक बात आप लोग ध्यान रखना कि इस दुनिया में किसी भी एक चीज के बनने में सिर्फ एक कारक सामान्यतः उत्तरदायी नहीं होता है। इसी वजह से यूपीएससी की लैंग्वेज में आप लोग देखोगे बड़ी खास बात होती है, कई बार सिर्फ, केवल या बहुत सारे, अधिकांश, ये शब्दों का अक्सर प्रयोग मात्र से ही स्टेटमेंट गलत हो जाता है और एक छोटा सा शब्द पूरी लाइन की मीनिंग बदल देता है। देखा होगा आप लोग अपने प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखो तो वहाँ पे ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। जैसे स्टेटमेंट दे दिया कि प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं। अब आप लोगों ने ज़्यादातर पढ़ा हुआ कि हाँ भाई पश्चिमी घाट से निकलती हैं, सभी वर्ड वहाँ पे दे दिया, गलत हो जाएगा। और जगहों से भी निकलती हैं। हाँ ये है कि अधिकांश निकलती हैं। जब ये लाइन होगी तो आप सोच सकते हो कि यस दिस लाइन राइट और रॉन्ग। ये बोल सकते हो कि प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती, बट यू कांट से कि ऑल रिवर्स आर ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट। तो यहाँ सिंपल ये कहने का मतलब है कि डेजर्ट्स के बनने में बहुत सारे फैक्टर जिम्मेदार हैं। यहाँ पे एक जिम्मेदार फैक्टर ठंडी पौने हैं, ठंडी जलधाराएं हैं, तो वहीं दूसरा जिम्मेदार कारक है कि पूर्वा पौनों के मार्ग में महाद्वीप के पश्चिम में होना। एंड अनदर थर्ड फैक्टर इज हाई प्रेशर बेल्ट का होना। ठीक है, यानी 3 कारक जिम्मेदार होते हैं। जैसे आपके ही जीवन में, आपकी सफलता में नो डाउट आपकी मेहनत बहुत महत्वपूर्ण होती है, और आप जब आईएएस बन जाएं तो आप ये यदि कहें कि यस मेरी मेहनत से, मैं अपनी मेहनत से आईएएस बना हूं, मैंने रात दिन पढ़ाई की है, मैंने ये किया वो किया तब मैं बना हूं, नो वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, तो आई थिंक यू आर रॉन्ग। आपके बनने में आपकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो सकती है, परंतु सहायक भूमिकाएं भी कम नहीं है बेटा। जैसे आपके पेरेंट्स का त्याग, उन्होंने आपके लिए धन उपलब्ध कराया, समय उपलब्ध कराया, मानसिक सबलता दी कि नहीं बेटा जाओ तुम करो, वी आर ऑलवेज विद यू, तब आप आगे बढ़े। और उससे भी जब आगे बढ़ोगे सोचोगे तो हो सकता है रविंद्रा 24/7, रविंदर सर, संजय सर, एसके पांडे सर, झा सर, और हो सकता है कहीं प्रमोद शर्मा सर भी जिम्मेदार है ना। हम सब की भी भूमिका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपकी सफलता में होगी। तो यहाँ पर ये बात कह सकते हो कि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में जो डेजर्ट मिलते हैं ड्यू टू इफेक्ट ऑफ स्टर्लीज, क्यों कि वो ड्राई हो जाती, ये बात ध्यान रखना। एक बात और, स्टर्लीज की जब बात होती है तो यहाँ पे एक बात और डायरेक्शन पर ध्यान देना कि स्टर्लीज ब्लोज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट इन नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर। Are you getting this point? अब देखो आप लोग कैसे डायरेक्शन में, खास बात कभी डिटेल और तो मैं पढ़ाऊंगा ही आप लोगों को। अब देखो ये जो यहाँ पे विंड चली है, ये देखो यहाँ से चल रही है इसके अनुसार, यानी कि ये कह सकते हो कि उत्तरी गोलार्ध में पूर्वा पौने उत्तर से दक्षिण और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण से उत्तर की ओर चलती है, कह सकते हो आप इस डायग्राम को देख के। ऐसा हो सकता है ऐसा। बच्चों एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही जाती है भूगोल में, ये बात आज से ध्यान रखना और कभी ऑब्जर्व करना। भूगोल में एक बड़ी सिंपल लाइन है
कि जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो होता नहीं, परंतु जो दिखता है वही बिकता है। उलझ गए आप लोग, उलझना मत भाई। जो दिखता है वो होता नहीं, या जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वही बिकता है। बिल्कुल, कैसे जरा देख लो। एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही होना चाहिए, ऐसी होना चाहिए, परंतु ये तब होगा कि यदि हमारी पृथ्वी रोटेशन न करे। आप लोग जानते हैं हमारी पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है, विद द वेरी हाई स्पीड रोटेशन भी करती है, यानी अपने एक्सिस पर घूमती है, ठीक है, और दूसरे बहुत तेज गति से घूमते हुए इस सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती, जिसे हम लोग रिवोल्यूशन कहते हैं। सुना होगा आप लोग। यानी कि पृथ्वी रोटेशन और रिवोल्यूशन, परिक्रमण और परिभ्रमण करती रहती है। यहां पर बात हम लोग रोटेशन के इफेक्ट की करेंगे, नॉट रिवोल्यूशन। ध्यान रखना, पृथ्वी अपने एक्सिस पर 1610 किलोमीटर की गति से रोटेशन करती रहती है, बहुत तीव्र गति है। और इसका परिणाम क्या होता है? इमेजिन करो, ये जो वायु यहां से चल रही है और यहां तक इसे पहुंचना चाहिए, वायु यहां से यहां नहीं पहुंच पाएगी, बल्कि अपने मार्ग में विक्षेपित हो जाएगी। वायु जब अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाती है तो उसे ही कोरियोलिस प्रभाव या कोरियोलिस बल कहा जाता है। नोट कर लो जरा जल्दी से कि पृथ्वी के घूर्णन के प्रभाव स्वरूप, पृथ्वी के घूर्णन के प्रभाव स्वरूप वायु अपने मार्ग में विक्षेपित हो जाती है। ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, wind deflected in their path, अपने मार्ग में विक्षेपित हो जाती है, जिसके प्रभाव स्वरूप उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। यानी कि ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, विंड डिफ्लेक्टेड टुवर्ड राइट वर्ड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट वर्ड इन सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अब जरा देखो कैसे, जैसे यहां पे आप खड़े हो जाओ, देखो विंड इधर चल रही है ना, आप इधर मुंह कर, जिधर मुंह विंड चल रही है उधर मुंह करके खड़े हो जाओ। तो जब विंड उधर मुंह करके खड़े हो जाओगे तो उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर, ये देखो अब यहां पर दाहिनी ओर यानी इधर की ओर धीरे धीरे मुड़ने लगेगी। क्यों मुड़ रही भाई? क्योंकि वायु जब, जैसे मान लो यहां पे वायु आके बैठी और इसे यहां पहुंचना चाहिए, जब वायु ऐसे यहां पे चलने की कोशिश करेगी इस पॉइंट पर, तब तक पृथ्वी आगे निकल जाएगी और वायु पीछे रह जाएगी। यानी कोरियोलिस फोर्स इज नथिंग, इट्स ए ड्रॉप रेट कह सकते हैं। यानी कि वायु का पीछे छूटने का एक दर है। उसे ही सबसे पहले फ्रेंच मैथमेटिशियन थे एक कोरियोलिस, उन्होंने ही अध्ययन किया था, तो नाम दे दिया गया कोरियोलिस इफेक्ट या कोरियोलिस फोर्स। समझे? तो कोरियोलिस फोर्स के प्रभाव स्वरूप पौने अपने मार्ग में देखो विक्षेपित हो गई, दाहिनी और उत्तरी गोलार्ध में और बाईं और दक्षिणी गोलार्ध। अब जरा इसकी वजह से डायरेक्शन देखो भैया क्या है, देखिए उत्तरी गोलार्ध में ये देखो ऐसे डायरेक्शन बना हुआ, तो क्या कह सकते हो? नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट इन नॉर्थ हेमिस्फीयर, बट इन सदर्न हेमिस्फीयर सिंपली यू कैन से ये देखिए ऐसे चल रही हैं। इन सदर्न हेमिस्फीयर
ये आपका डायरेक्शन इस तरह का हो गया ऐसे, यानी कि आप कह सकते हो साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। अब फिर आप लोग कहेंगे कि सर अभी तो बात पूर्वा तक आई नहीं, आप गोल गोल घुमा रहे हैं। यही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो होता नहीं। देखिए कैसे होना चाहिए, ऐसे उत्तर से दक्षिण, ये हो नहीं रहा है क्योंकि पृथ्वी स्थिर नहीं है, अर्थ रोटेटिंग विद वेरी हाई स्पीड। उससे क्या हुआ, ये विंड ऐसे हो गई। होता ये है कि यानी कि उत्तरी गोलार्ध में पौने कह सकते हो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, इन सदर्न हेमिस्फीयर विंड ब्लोज साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। अब फिर कहेंगे सर पूर्वा कहाँ है, पूर्वा है, पूर्वा इस वजह से है कि आप फील करते हो। आप इमेजिन करो एक अर्ली मानव, अर्ली ह्यूमन जब जंगलों से निकल के मैदान में जाकर बैठा, मैदान में घूम रहा था, और उस समय तेज हवा चल रही थी, घासें चारों ओर फैली हुई थी, घास लहलहा रही थी। उसे ये लगा कि अरे ये तो पूर्व से पश्चिम की ओर चल, ऐसे चल रही हैं भाई। आप लोग कभी अपने खेत में ही जाके बैठो, धान के खेत लगे हुए हों, गेहूं के खेत, सरसों के खेत लगे हुए, और पौने चल रही हों, खेत लहलहा रहे हों, देन आप फील करेंगे कि अरे इट ब्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। आपको वो टेक्निकल बात समझ में नहीं आएगी जिसमें एक एंगल है, लगभग 45 डिग्री का एंगल है, वो आप महसूस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे में फिर क्या होगा, आप मान लो एक छोटे बच्चे हैं और आप खेत में गए और दादाजी से पूछा कि बाबा या पापा ये बताओ ये विंड किधर से चल रही है, कौन सी विंड है, तो बाबा या पापा बोलेंगे कि अरे बेटा या नाती ये जो है ना पूर्वा चल रही है। देखो पूर्व से पश्चिम, देखो ऐसे चल रहा ना, इधर इधर पूर्व है ना इस साइड में, तो देखो ऐसे चल रही है, तो नाम हो गया पूर्वा। यानी कि एंशियंट टाइम में जो अर्ली मैन ने देखा उसने नेमिंग की अपने हिसाब से, दैट नेमिंग इज स्टिल कंटिन्यू, बट इन द साइंटिफिक मैनर आप क्या कह सकते हो, इट ब्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। क्लियर, ये बड़ी खास बात, कई बार बच्चे इस केमिस्ट्री को समझ नहीं पाते हैं। ये केमिस्ट्री हमेशा अपने माइंड में याद रखना कि विंड का डायरेक्शन इस बेस पर रखा गया जो ह्यूमन ने फील किया, तो उन्होंने रख दिया पूर्वा, पर टेक्निकली जो होता है तो इसीलिए नॉर्थ ईस्ट विंड भी बोला जाता है इसको। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ समझना जरूरी है, कुछ कुछ टेक्निकल बातों को सामान्य जीवन के हिसाब से भी समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उन टेक्निकल बातों को एक सामान्य व्यक्ति को आप उतना ढंग से नहीं समझा सकते, इससे वेस्टेज ऑफ एनर्जी होती है। क्लियर, तो ये हो गया पूर्वा। तो पूर्वा के बारे में आपने क्या देखा, 5 to 30 फ्रॉम सब ट्रॉपिकल रीजन टू इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, और डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट इन नदर्न एंड साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट इन सदर्न। क्लियर, वार्म है, ड्राई है, ये भी ध्यान रखना, और बारिश करती हैं कि कहाँ पर, महाद्वीप के पूर्वी भाग में, हैवी रेनफॉल। देन आफ्टर एक बड़ी और खास बात है भाई, इन्हें सनमार्गी पौने या ट्रैक विंड भी कहा जाता है, ध्यान रखना, या फिर व्यापारिक पौने या फिर ट्रेड विंड भी कहा जाता है। यानी ये कह सकते हो स्टर्लीज आर ऑल्सो नोन एज ट्रेड विंड और ट्रैक विंड, ये ध्यान रखना। और इसमें बड़ी एक कहानी है, लोचा है। एक्चुअली इस विंड का अध्ययन सबसे पहले जर्मन स्कॉलर ने किया था, और उन्होंने ये देखा कि ये पौने एक निश्चित मार्ग में बह रही है, देखो, तो उसी के आधार पर उन्होंने वर्ड यूज किया ट्रैक। ट्रैक मतलब क्या होता है, एकदम सर्टन चौड़ाई, उसी में चीज़ों को चलाना होता है। जैसे रेलवे का ट्रैक होता है, सड़क का कभी ट्रैक नहीं होता है बेटा। ट्रैक एक बड़ा स्पेसिफिक टेक्निकल टर्म है, यानी सर्टन पाथ,
उसी पे चलना है बेटा, आप उधर इधर उधर नहीं जा सकते, उधर उधर गए दुर्घटना हो जाएगी। तो ये देखो विंड एक सर्टन पाथ में चल रही हैं, सो दे नेम्ड एज ए ट्रैक विंड। बट वेन एवर इंग्लिश मैन स्टार्टेड ट्रांसलेशन इन इंग्लिश, तो उन्हें कंफ्यूजन हो गया। अब वे सोचे कि ये जो ट्रैक वर्ड है ना, बेसिकली दे वांट टू राइट डाउन ट्रेड, ये ट्रेड लिखना चाहते हैं, बट इन्होंने लिख दिया है ट्रैक, लगता है कुछ गलती हो गई। और उन्होंने सोचा इस वजह से ट्रेड है क्योंकि इसी से वाणिज्य व्यापार होता था। मेडिवल टाइम में जो यूरोप के जहाज, कभी हम लोग पढ़ेंगे उसको, जब पढ़ेंगे समुद्री जलधाराएं, तो वहाँ पर जिक्र होगा कि कैनारी जलधारा के साथ यूरोपियन सेलर्स जाते थे अमेरिका की ओर, और गल्फ स्ट्रीम के साथ पूर्वा पोनो पछुआ पोनो के प्रभाव स्वरूप आ जाते थे यूरोप की ओर। खैर, तो उन्होंने सोचा जो वाणिज्य व्यापार होता है ना, इसके लिए जिम्मेदार है, इसीलिए अप्रोप्रिएट वर्ड जो है ट्रेड विंड, तो उन्होंने लिख दिया ट्रेड। अब उसी को हिंदी में जब अलग अलग राइटर ने अलग अलग लैंग्वेज को कंसल्ट किया, जैसे कुछ राइटर मान लो जर्मन लैंग्वेज को कंसल्ट करेंगे तो वो अपना लिख देंगे ट्रैक या सन्मार्गी, और जो उधर इंग्लिश को ट्रांसलेट करेंगे वो लिख देंगे व्यापारिक। तो इस तरह से इसका नाम पड़ गया। तो पूर्वा की बातें सब याद रहेंगी। चलिए, देन आफ्टर आते हैं पछुआ। जब पछुआ की बात आती है तो बच्चों हम लोग आगे कुछ और देखते हैं। ये देखो, ये देखो, यानी कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की ओर वायु जा रही है, परंतु फिर वही बात, अर्थ तो घूम रही है ना। जब अर्थ घूम रही है तो वायु पीछे छूट जाएगी। तो अब यहां पे देखो ऐसे हो जाएगी इसका डायरेक्शन। ये देखो, तो ऐसे में पछुआ के बारे में, वेस्टर्लीज के बारे में आप लोग लिख सकते हो कि वेस्टर्लीज ब्लोज बिटवीन 35 to 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 35 to 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। देखो वहां पे चलती हैं, और ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की ओर दोनों गोलार्धों में बहती है। क्लियर? ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। और इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में जरा देखो ऐसे चल रही हैं, तो आप क्या कहोगे? साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट में चलती है। साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट एंड इन सदर्न हेमिस्फीयर सिंपल क्या है, ये देखो यहां पे, यानी कि नॉर्थ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट की ओर चलती है। ये भी गर्म होती हैं, शुष्क होती हैं, परंतु जब भी किसी जलीय क्षेत्र से गुजरती हैं तो बड़ी मात्रा में नमी को लेकर महाद्वीप के पश्चिमी भाग में फवारों के रूप में ड्रिजलिंग रेनफॉल करते हुए आगे बढ़ती है। ध्यान रखना। और इनकी खास बात ये कि ये कॉन्टिनेंट के इनर पार्ट तक रेनफॉल करती हैं, क्योंकि धीरे धीरे रेनफॉल करती हैं, देर तक करती हैं, इसीलिए इनर पार्ट तक भी इफेक्टिव रहती हैं।
इसीलिए इनके मार्ग में मरुस्थल महाद्वीप के बहुत फार ईस्टर्न साइड में मिलते हैं, जैसे गोबी, टेक्लामकान, उसूर्त, ये जो बहुत सारे कजाइल कुम, काराकुम, ये बहुत सारे डेजर्ट्स हैं, ये आपको वेस्ट सेंट्रल एशिया और चाइना मंगोलिया साइड में आपको मिलेंगे, एकदम फॉरिनर साइड में। क्लियर? तो इस तरह से इस विंड को ध्यान रखना। हाँ, इस विंड के लिए सबसे खास बात आपके पेपर के लिए जो है वो अक्सर प्रीलिम्स में पूछ देता है कि दक्षिणी गोलार्ध में ये पौने कुछ एक्स्ट्रा प्रिवेल करती हैं, ज़्यादा ही प्रभावी रहती हैं। इसीलिए शायद आप लोगों ने कुछ वर्ड सुने होंगे कि 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर ये कहलाती हैं फ्यूरियस 40, 50 डिग्री साउथ पर रोरिंग 40s, एंड फ्यूरियस 50s एंड 60 डिग्री साउथ पर श्रिकिंग 60s। यानी कि 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर ये कहलाती हैं गरजती चालीसा, 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर कहलाती हैं चीखती प्रचंड 50, और 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर कहलाती हैं चीखती 60। ये बच्चों इस वजह से होता है कि इन अक्षांशों पर दक्षिणी गोलार्ध में आप लोग देखोगे तो लैंड मास नहीं मिलता, तो दे ब्लॉज विद वेरी हाई स्पीड, वेरी वेरी हाई स्पीड, sometime their speed more than 100 किलोमीटर, 125 and sometime 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर तक भी चल जाती हैं। तो जब इतनी तेज हवाएं चलती हैं अलग अलग लैटिट्यूड पर तो साउंड अलग अलग आता है, अलग अलग इफेक्ट आता है। तो प्राचीन काल में जब सेलर्स यानी कि इस एरिया से गुजरे तो उन्होंने जैसा महसूस किया तो नाम दे दिया गरजती चालीसा, यानी कि यहाँ पर बहुत तेज साउंड होता है। फ्यूरियस 50s यानी कि बहुत प्रचंड गति से चलती हैं, एंड श्रिकिंग 60 चिल्लाती हुई चलती हैं, यानी 60 डिग्री पर और भी लैंड मास नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे कहलाती। क्लियर? तो ये हो गई आपकी पछुआ पौने, इन सभी बातों को। एंड देन आफ्टर भाई पोलर, जब पोलर विंड्स की बात करते हैं तो पोलर विंड में हम लोग देखते हैं, ये देखो ऐसे आना चाहिए, ये देखिए, यानी कि आप सिंपल वे में कह सकते हैं कि पोलर विंड ब्लोज फ्रॉम पोलर हाई प्रेशर बेल्ट टू सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, याद रहे, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, याद रहेगा। ये देखो, सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट टू सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की ओर चलती हैं और बहुत ही ठंडी होती हैं, मॉइस्चर इनमें बहुत कम होता है, और बर्फबारी जो भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है जनरली बर्फबारी करती है, ये बात याद रहेगा। और फिर देखो भाई, जब ये कोरियोलिस बल लगेगा तो इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर हो जाएगा। तो जरा ये सोचो कैसा डायरेक्शन बन रहा है, डायरेक्शन का स्टर्ली जैसे नहीं बन रहा है, ये देखो। सो दे नेम्ड एज ए पोलर स्टर्लीज, इन्हें ध्रुवीय पूर्वा भी कहा जाता है। तो ये ठंडी होती हैं, कम मॉइस्चर लिए होती हैं, और इनका जो डायरेक्शन होता है एकदम पूर्वा पौने जैसा होता है, इसीलिए ध्रुवीय पौने कहा जाता है। तो ये सब बातें हुई बच्चों प्रचलित पौनों की। क्लियर? यानी कि इन सभी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। प्रश्न यहीं से प्रायः प्रीलिम्स के पूछे जाते हैं, पता आप लोगों को। कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, पछुआ पौने समान रूप से दोनों गोलार्धों में प्रभावी होती हैं, और स्टेटमेंट 2, पूर्वा पौने
महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में या पश्चिमी भाग तक प्रभावी होती हैं। उपरोक्त में कौन कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, और न ही एक न ही दो। तो आप समझ सकते हैं इस स्टेटमेंट में दोनों स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि पछुआ पौने दोनों गोलार्धों में समान रूप से प्रभावी नहीं होती हैं। ये सर्वाधिक प्रभावी सदर्न हेमिस्फीयर में होती हैं, क्योंकि इस लैटिट्यूड पर यहाँ पर स्थलखंड बहुत कम पाया जाता है, सागर का विस्तार है, यानी कि अवरोध कम है, तो पौने बहुत तेज चलती हैं, बहुत तेज चलती हैं, ब्लोइंग विद द हाई स्पीड। बट इन नदर्न हेमिस्फीयर ड्यू टू नंबर ऑफ ऑब्स्टेकल्स लाइक माउंटेन्स, फॉरेस्ट या जो भी कह सकते हैं, तो ये बाधित होती है, तो इनकी स्पीड तुलनात्मक कम होती है। ठीक है, और मैंने बताया ही है कि पूर्वा पौने सिर्फ महाद्वीपों के पूर्वी भाग में बारिश करती, पश्चिम में प्रभावी नहीं होती। तो इस तरह से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, या फिर कई बार युग में पूछा जाता, डिफरेंट डायमेंशन से क्वेश्चंस आते हैं, वो मैंने सभी डायमेंशन यहाँ पे डिस्कस कर दी। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी बातें मैंने यहाँ पे चर्चा की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी बातें समझ में आई होंगी, और बाकी फिर अन्य दूसरी क्लास में हम लोग इस पर और भी चर्चा करेंगे, स्थानीय पवनों की, चक्रवात की, या फिर वायुमंडल के संरचना की, वायुमंडल के दाब की, तापमान की, जहाँ से प्रश्न आपके पेपर में पूछे ही जाते रहते हैं। और अंत में जो बहुत सारे जलवायु प्रदेश बनते हैं, उन सब की हम लोग आगे चर्चा करेंगे। और एक बार फिर मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं, और आप लोगों को बहुत सारी